हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भूमिगत जल के अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम हवा के अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्यों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, हवा के द्वारा भी दो प्रकार के कार्यों की रचना कार्य किए जाते हैं। एक होते हैं अपरदनात्मक कार्य और दूसरे होते हैं निक्षेपणात्मक कार्य। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से किस प्रकार के अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्य की रचना की जाती है। तो हवा के द्वारा जो किए गए जो अपरदनात्मक कार्य हैं उनमें पहला है वातगर्त, दूसरा है इंसेलबर्ग, फिर है उसके बाद है छत्रकशिला, फिर है भूस्तंभ, ठीक है। उसके बाद है जूजेन और यारडंग। ये 6 प्रकार के कार्य हवा के अपरदनात्मक कार्य होते हैं। और हवा के निक्षेपणात्मक जो कार्य होते हैं उनमें पहला है बालू का स्तूप, दूसरे हैं बरखान, बालू का स्तूप, बरखान। उसके बाद देखिए तो बालसन, प्लाया, बजादा, पेडीमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के जो कार्य हैं वो है हवा के निक्षेपणात्मक कार्य। अपरदनात्मक कार्य के बारे में हम देखें तो वातगर्त, इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, भूस्तंभ, जूजेन और यारडंग। और निक्षेपणात्मक जो कार्य है वो है बालू का स्तूप, बरखान, बालसन, प्लाया, बजादा और पेडीमेंट, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये जो अपरदनात्मक और जो निक्षेपणात्मक कार्य हैं इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला जो अपरदनात्मक कार्य है, सबसे पहले हम अपरदनात्मक कार्यों के बारे में बात करते हैं। और हमारा पहला जो अपरदनात्मक कार्य है वो है वातगर्त। तो देखिए, वातगर्त का जो निर्माण है वो हवा के अपरदनात्मक कार्यों के द्वारा किए जाते हैं, हवा के अपरदन के द्वारा किया जाता है। और ये जो वातगर्त की जो संरचना है वो ऐसे बनती है कि जब से मान लीजिए मरुस्थलीय क्षेत्र में जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो तेज़ हवा चलने के कारण से क्या होता है कि हवा के प्रहार से कहीं कहीं मिट्टी के गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। मतलब ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। और इस मरुस्थलीय क्षेत्र में हवा के तेज प्रवाह के कारण से कि कहीं कहीं पर गड्ढे बन जाते हैं और इन गड्ढों को ही हम कहते हैं वातगर्त। और फिर इन गड्ढों में जब जल भर जाता है, जब वर्षा होती है तो इन गड्ढों में जल भर जाता है तो ये गड्ढे होते हैं वो एक झील का रूप ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गए वातगर्त। मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में जब हवा के प्रहार से जब बहुत तेज़ हवा चलती है, आंधियाँ चलती है, तो उस समय क्या होता है कि हवा के तेज प्रवाह के कारण से मरुस्थलीय भाग में गड्ढे बन जाते हैं मिट्टी में और उस गड्ढों को ही हम कहते हैं वातगर्त। दूसरी हमारी जो संरचना है वो है इंसेलबर्ग। देखिए, यह भी एक हवा का अपरदनात्मक कार्य है। और जब मरुस्थलीय क्षेत्र में जब तेज़ हवा चलती है तो तेज़ हवा चलने के कारण से क्या होता है कि मरुस्थलीय जो ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, उसमें कुछ कठोर चट्टानें पाई जाती हैं और कुछ कोमल चट्टानें पाई जाती हैं, कठोर और कुछ कोमल चट्टानें पाई जाती हैं। तो जब मरुस्थलीय भाग में जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है कि ये जो कोमल चट्टानें होती हैं वो आसानी से कट जाती हैं, ठीक है।
कोमल चट्टानें आसानी से कट जाती है और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो एक गुम्बद की तरह हमें दिखाई देती है, ऐसे गुम्बद की तरह बनी हुई, गुम्बद की तरह कहीं कहीं पर ये चट्टानें दिखाई देती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, मतलब मरुस्थलीय भाग में जब तेज हवाएं चलती है तो तेज हवाओं की प्रवाह से जो कोमल चट्टानें हैं वो आसानी से कट जाती हैं और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो ऐसी के ऐसे एक गुम्बद की तरह खड़ी हुई हमें दिखाई देती है। इनका आकार होता है गुम्बदाकार, गुम्बदाकार, तो इन्हें हम कहते हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इंसेलबर्ग। उसके बाद हमारी जो अगली है वो है छत्रकशिला। अगली है छत्रकशिला। छत्रकशिला, तो देखिए छत्रकशिला का यह भी एक अपरदनात्मक हवा की एक अपरदनात्मक कार्य है। और इसमें क्या होता है कि जो मरुस्थलीय भाग में क्या होता है कि जो अभी मैंने बताया है कि जो कठोर चट्टानें होती हैं वो आसानी से कट जाती हैं और जो कोमल चट्टानें होती हैं वो आसानी से नहीं कट पाती है। तो क्या होता है कि जो कठोर चट्टानें जो बच जाती हैं वो हमें एक इस प्रकार से एक खड़ी हुई संरचना के रूप में हमें दिखाई देते हैं, इस प्रकार से एक छत्रकशिला के रूप में, इस प्रकार से एक छतरी के समान हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे छत्रकशिला। मतलब इसकी ये जो चट्टानें जो कट गई ये है कोमल चट्टानें। ठीक है, जो अंदर चली गई कट के, मतलब इसका भाग छोटा हो गया, तो ये है कोमल चट्टानें, ये आसानी से कट जाती है। और देखो ये जो यहाँ पे है कठोर चट्टानें, तो ये ऐसे की ऐसे रह गई, इनका कटाव नहीं हुआ। तो ये कठोर चट्टानें हैं, ये ऐसे की ऐसे एक छत्रक के समान हमें दिखाई दे रही है, तो इसे हम कहेंगे छत्रकशिला। ठीक है, उसके बाद अगली जो आकृति है वो है भूस्तंभ। भूस्तंभ, देखिए भूस्तंभ में क्या होता है कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जब तेज हवाएं चलती हैं तो जब ये कठोर चट्टानें होती हैं वो कोमल चट्टानें आसानी से कट जाती हैं और जो कठोर चट्टानें होती हैं वो नहीं कट पाती हैं। तो ये जो कठोर चट्टानें होती हैं वो एक स्तंभ के समान हमें दिखाई देती हैं, इस प्रकार से एक स्तंभ के समान हमें दिखाई देती है। और इनका जो ऊपरी जो भाग होता है वो बिल्कुल समतल होता है और इस एक स्तंभ के रूप में ये जो कठोर चट्टानें होती हैं वो खड़ी रहती है, तो इनको हम कहेंगे भूस्तंभ। भूस्तंभ मतलब मरुस्थलीय भागों में जो कोमल शैलें होती हैं वो आसानी से कट जाती हैं और जो कठोर शैलें होती हैं वो एक स्तंभ के रूप में खड़ी रह जाती हैं, तो उस आकृति को हम कहते हैं भूस्तंभ। ठीक है, उसके बाद अगली जो आकृति है वो है जूजन। जूजन, तो देखिए इस आकृति के अंतर्गत क्या होता है कि वही जो मैंने पहले बताया है कि जो कठोर शैलें होती हैं वो तो नहीं कट पाती है और जो कोमल शैलें होती हैं वो आसानी से कट जाती है। तो क्या होता है इसमें ये आकृति बनती है, तो किस प्रकार से बनती है, एक दवात के समान, जैसे एक शाही की दवात होती है। ठीक है, एक दवात के समान जब ये एक संरचना का निर्माण होता है तो उसे हम कहेंगे जूजन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो कहीं कहीं इस प्रकार से कहीं कहीं खाइयों का निर्माण होता है या फिर खांचों का निर्माण होता है। इस आकृति में कहीं कहीं पर खाइयों का निर्माण भी होता है, क्योंकि जो कोमल शैलें होते हैं, यहाँ पे कोमल शैलें हैं वो आसानी से कट जाती हैं और यहाँ पे जो कठोर शैलें होते हैं वो आसानी से नहीं कट पाती हैं और इस प्रकार से एक शाही की दवात के समान आकृति बन जाती है, जिसे हम कहते हैं जूजन। ठीक है, उसके बाद अगली जो आकृति है वो है यारडंग। यारडंग, देखिए इस प्रकार की आकृति में या फिर इस प्रकार के कार्य में, इस प्रकार की आकृति में ये होता है कि जो भी मरुस्थलीय क्षेत्र में जब तेज हवाएं चलती है तो ये हवाओं के प्रवाह से इसका कुछ कठोर चट्टानें होती है, कोमल चट्टानें होती है, कट जाती है और जो कठोर शैलें जो बच जाती है वो इस प्रकार की आकृति में एक समानांतर रूप में दिखाई देती है, हवा के समानांतर में।
इस प्रकार की ये जो आकृति होती है वो एक हवा के समानांतर या जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में एक समानांतर रूप में दिखाई देती है कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ। इनको हम कहते हैं यार डंग। ठीक है, ये इस प्रकार की जो स्थलाकृति है जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में इनका निर्माण होता है और एक हवा के समानांतर इनका निर्माण होता जाता है। उस स्थलाकृति को हम कहेंगे यार डंग। तो ये हो गई हमारी हवा की अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ। उसके बाद हम बात करते हैं हवा की निक्षेपणात्मक आकृतियों के बारे में। निक्षेपणात्मक, जिसमें हमारी पहली है बालू का स्तूप। बालू का स्तूप, तो देखिए बालू के स्तूप के बारे में तो आप सब जानते हो। जैसे मरुस्थलीय भागों में आपने कई फिल्मों में भी आपने देखा है कि जैसे जो रेगिस्तान में जो फिल्में शूट होती है, जैसे जैसलमेर में जिस फिल्म को फिल्माया गया है, तो उस स्थान पे हम देख पाते हैं कि जो बड़े बड़े टीले होते हैं उनका हम टीलों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार के कई बड़े बड़े टीले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो टीलों का जो जमाव होता है, इसमें क्या होता है कि हवा होती है जो मिट्टी है वो एक स्थान से उठाकर और दूसरे स्थान पर जमा कर देती है और जमा करने से इस प्रकार के बड़े बड़े टीलों का निर्माण होता है। उसे हम कहते हैं बालू का स्तूप। और ये जो बालू का स्तूप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। दूसरी है अनुदैर्घ्य स्तूप। अनुदैर्घ्य स्तूप। तीसरे हैं परवलयिक स्तूप। परवलयिक स्तूप। और चौथे प्रकार के स्तूप हैं बरखान। ये 4 प्रकार के बालू का स्तूप रेगिस्तानी प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आगे हमारी जो अगली स्थलाकृति है वो है बरखान। हम बरखान के बारे में देखते हैं। बरखान, तो ये भी एक बालू के स्तूप का ही एक रूप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इनका पवनोन्मुख ढाल उत्तल तथा विमुख ढाल अवतल होता है। इनका जो पवनोन्मुखी ढाल है, पवनोन्मुखी ढाल इनका उत्तल होता है और विमुखी ढाल होता है वो अवतल होता है। विमुखी ढाल अवतल होता है, अवतल। तो देखिए इसमें क्या होता है कि बरखान में क्या होता है कि जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा का जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में इनका बरखान का जो ढाल होता है उत्तल होता है और उसके विपरीत दिशा में इनका ढाल अवतल होता है। और ये भी एक बालू का स्तूप का ही एक प्रकार माना जाता है। ठीक है, और इनके बीच के मार्ग को कर्व या गासी कहा जाता है। 2 बरखान के बीच में एक मार्ग होता है, उसे कर्व और या गासी कहा जाता है। कि इनके दो बरखानों के बीच के मार्ग को, 2 बरखानों के बीच के मार्ग को कर्व या गासी कहा जाता है। उसके बाद अगली जो स्थलाकृति है वो है बालसन। अगली आकृति है हवा के द्वारा बनाई गई बालसन है। बालसन, तो देखिए बालसन में क्या होता है कि यह जो आकृति है तो मरुस्थलीय प्रदेश में पर्वतों से घिरे हुए बेसिन को बालसन कहा जाता है। जैसे मरुस्थलीय प्रदेश में कहीं कहीं जो पर्वत पाए जाते हैं, छोटे मोटे जो भी पर्वत पाए जाते हैं, इस प्रकार से यह जो आकृति है पर्वतों से घिरी हुई होती है। पर्वतों से घिरी हुई होती है, मतलब पर्वतों के एक मध्य का भाग होती है जिसे हम कहेंगे ये पूरा क्षेत्र है मध्य का, वो है बालसन। बालसन,
मतलब पर्वतों से घिरी हुई आकृति को, मतलब ये सभी जो पर्वत श्रृंखला है इसके जो भी छोटे बड़े पर्वत हैं हमें देखने को मिलते हैं, मरुस्थलीय भाग में पहाड़ियाँ मिलती हैं, तो उन पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं बालसन। उसके बाद अगली जो आकृति है वो है प्लाया। प्लाया, तो देखिए प्लाया में क्या होता है कि हमने पहले पढ़ा है बालसन, तो बालसन में क्या है कि पर्वतों से घिरी हुई एक बीच की आकृति है उसे हम बालसन करते हैं, और इसके अंदर जब जल भर जाता है तो यह एक झील का निर्माण ले लेती है। कौन? बालसन। ठीक है, मतलब फिर ये जो बालसन है इसमें बालसन में जल भर जाने से यह एक झील का रूप ले लेती है, और फिर जब ये झील सूखती है, जब गर्मियों के मौसम में जब ये झील सूख जाती है, झील का पानी सूख जाता है, तब इसके अंदर क्या होता है कि इसके बीच में, इस झील के बीच में कुछ रेत, जो नमक और जो शिष्ट है वो जमा हो जाता है। नमक और शिष्ट जमा होने से इस झील का जो तल है वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है और थोड़ा समतल हो जाता है। मतलब इसके मध्य में आप मान लीजिए यहाँ पे एक झील है जो सूख गई, पहले झील बनी थी, पानी भर गया था, अब यह झील सूख गई है, और इसके अंदर नमक और शिष्ट जमा होने से इसका जो तल है वो थोड़ा ऊपर हो गया। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहेंगे? प्लाया। इस समतल, इस झील का जो मध्य का भाग जो थोड़ा जिसका तल ऊंचा हो गया है और समतल हो गया है उसे हम कहेंगे प्लाया झील। ठीक है, उसके बाद अगली आकृति है बजादा। बजादा, देखिए यह जो झील है, ठीक है, ये जो प्लाया झील है, इस प्लाया झील के बाहर की जो आकृति है, बाहर का जो मैदान है, ठीक है, इस बाहर के मैदानी भागों को हम क्या कहेंगे? बजादा। इसको हम कहेंगे बजादा। ठीक है, बस प्लाया झील के बाहर का जो मैदानी भाग है उसे हम बजादा कहते हैं। फिर है पेडिमेंट। पेडिमेंट, तो देखिए पेडिमेंट में क्या है कि ये जो पर्वत है, ठीक है, और ये पर्वत और इसकी ये जो बजादा है, इस पर्वत और बजादा के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम कहते हैं पेडिमेंट। इसे हम पेडिमेंट कहते हैं, और इन पेडिमेंटा को जो ढाल है वो ढाल होता है पर्वतों की तरफ। ठीक है, ये जो पर्वत, इन पर्वतों की तरफ इनका ढाल होता है, और ढाल अधिक होता है, और बजादा की तरफ इनका ढाल कम होता है। ठीक है, तो ये है हवा के द्वारा बनाई गई निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने हवा के द्वारा बनाई गई अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।